अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैप का बड़ा रुझान है इस तरफ आजकल, एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी, तो एक ही साल के बना लो। 30 जून वाला साल है, 30 जून 2017। इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई इंटरेस्ट आना ही नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट तो एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड हो गया। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ है। लोन तो 1 जुलाई को आया था, काम खत्म हो गया 31 मार्च पे। अप्रैल मई जून काम नहीं हुआ, पर लोन तो अभी भी पड़ा है। कहीं लिखा नहीं हुआ लोन के बारे में, सवाल में मैं लिख देता हूँ, अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 8 years एंड लोन इज रीपेबल इन 2027 एंड, ज़्यादा नहीं हो गया, एंड लोन इज रीपेबल इन 2023। ठीक है, तो लोन भी आउटस्टैंडिंग है, सारा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करना है तो पूरे 12 महीनों का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3 महीने आएंगे, 9 महीने एसेट की कॉस्ट में ऐड हो चुके हैं, तो 2 million इंटू 10% इंटू 3/12, सॉरी, अप्रैल मई और जून 2017 का जी 0.05। उसके बाद जनाब हमारा एसेट हो गया है कंप्लीट, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, कॉस्ट कितनी निकल चुकी है 2.13। लाइफ मैंने कितनी बताई, भाई ने बताई थी 8 साल, और इस साल 3/12 जी 0.07। ये समझ आएगी, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ इंटू 3/12 जितना यूज हुआ। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स जी, नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग आएगी, और उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ेगी, तो 2.13। अच्छा, ये बताना होता है कहाँ से निकल रही है फिगर्स, तो कहीं एक जगह बता देंगे, रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और इसमें से आपने माइनस करना है 0.07 की डेप्रिसिएशन को। ठीक है जी, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, किस्तों वाला होता तो करंट वाला मसला भी आता, वो भी आएगा इंशाल्लाह आगे जाके, तैयारी हमने उसकी की हुई है। लॉन्ग टर्म लोन है, कितना है जी 2 million। ठीक है, तो अब सवाल के अंदर वो सिर्फ ये भी पूछ सकता है, सारा कुछ वर्किंग में चला जाएगा। सवाल में वो सिर्फ ये पूछ सकता है, तो फिर सिर्फ वो वर्किंग करनी, अगला काम करके टाइम ज़ाया ना करना। सवाल में वो सिर्फ ये पूछ सकता है, तो ये वर्किंग भी करना ज़रूरी है, इस वर्किंग के लिए ये वर्किंग करना भी ज़रूरी है, फिर ये फिगर निकल आएगी। तो आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को देखना है। इसी सवाल के अंदर मैंने कहा 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती थी। वो कहता सिर्फ निकालो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यहाँ तक। वो कहता कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ एसिड, यहाँ तक आना पड़ता आपको सारी वर्किंग। और अगर वो कहता है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो फिर यहाँ तक आना। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना जवाब देना, वरना टाइम ज़ाया होगा जी। वर्किंग बगैर तो काम हो नहीं ना सकता, वर्किंग तो करनी लाजमी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ो, और वो जैसे भी पूरी हो करो, हर मुमकिन कोशिश करो जी स्टूडेंट। तो अज्यूम करेंगे कि नहीं पे हुआ, नहीं, हमने बिल्डिंग के लिए लिया है, वो ड्यूरेशन 6 मंथ का था, उसमें ये नहीं बताया कि बिल्डिंग में कब यूज हुआ है। नहीं बताएगा पे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट क्या है? बोरिंग कॉस्ट निकालो टोटल, कैपिटलाइज जितनी होनी है वो बताओ, और एक्सपेंस आउट जितनी होनी है वो बताओ। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। कॉस्ट ऑफ एसेट ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालनी पड़े, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है कि रिसीट पेमेंट उसको लेके जाना है,
तो नई ज़रूरत तो उसने नहीं दी है। जितनी चीज़ चाहिए होगी वो अवेलेबल होगा डाटा, आपको कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जो अज्यूम करना होता है इक्का दुक्का चीज़ होती है, बता देता हो तो वो भी पूरे सिलेबस में अभी तक मेरे ख्याल में IAS 12 के अंदर एक अजम्पशन ली थी हमने कि अगर डेट ऑफ परचेज गिवन ना हो या सेल गिवन हो, साल का पहला दिन अज्यूम करना है। मेरे ख्याल में उसके अलावा कोई अजम्पशन तो नहीं ली अभी तक। कोई और ली है? ऐसे है ही नहीं। हाँ, सवाल खामोश तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्शन का लगाना, गिनी चुनी उंगलियों के ऊपर अजम्पशन। अजम्पशन थोड़ा ही होती है हर जगह अजम्पशन, कुछ भी मतलब। जी, J has obtained a loan of 10 million on Jacom January, rate of 12% construction. Construction work started on same date. Payment was made on Jacom January. Project was completed on 30 September. Surplus funds are invested and this is homework. उसके बाद ना जी इधर भी एक सवाल आपके इंतज़ार में है, पता है आपको? रो रहा है वो कह रहा है कि इस बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में जो लेक्चर नोट्स हैं इसमें अक्रूवल की तो आपने जो है वो सही तसल्ली कराई है, तो हमारा क्या कसूर है? मैंने कहा यार आपको भी शुरू किया तो हुआ है, क्वेश्चन 1 हो गया ना, क्वेश्चन 2 भी हो जाना है। पढ़ें ज़रा। लोन रिसीव्ड ऑन जकम जनवरी, प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन जकम फरवरी। ओए होए होए, डेट बदल दी हमने अपने सवाल में। पेज नंबर 103। होमवर्क है, टेंशन ना लो, पढ़ ध्यान से देख लो बस। लोन रिसीव हुआ यकम जनवरी को, वर्क स्टार्ट हुआ यकम फरवरी को। मैंने कहा ये काम नहीं हो रहा, चलो तो क्लास में जो बच्चों को लिखवाया सवाल उस अटैम्प्ट में, मैंने कहा ये कर दो, करके आना, ठीक है। फिर पेमेंट डिटेल्स हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया यकम अक्टूबर को, इंटरेस्ट 20% है और सरप्लस फंड्स 15% पे इन्वेस्ट होते हैं। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। नहीं, अभी मैंने नहीं लिखा हुआ तो नहीं बनाए, बाकी ज़रूरत पड़ी तो कल बना लेंगे, बना ही लें बल्कि। ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा है, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट्स, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स लिख दिए, दोनों आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज यूजफुल लाइफ ऑफ, ऊपर गिवन नहीं, अच्छा नहीं वो दूसरा सवाल है। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 5 years। बच्चे बहुत ही कम करते जा रहे हैं आप लोग, कुछ अच्छा नहीं लगता ना। बिल्डिंग है 2 साल, बाप को बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 2 साल है, नहीं अच्छा लगता ना। पहले भाई का 8 माना है मैंने, मतलब मुनासिब नहीं लगता। कोई और देखेगा तो क्या कहेगा यार ये कैसी बिल्डिंग बनाई है आप लोग। 15 years एंड लोन इज रीपेएबल इन 2020। मैं नहीं छेड़ रहा अभी आपकी करंट नॉन करंट वाली टेंशन को, नहीं छेड़ जी। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको मैं गोली मारूंगा अभी पैनाडोल की। अच्छा जी, अगला सवाल भी देखें। लोन रिसीव जकम जनवरी, लोन रिसीव्ड, प्रोजेक्ट स्टार्टेड जकम मार्च। ये लोन रिसीव्ड ऊपर लिखा हुआ थोड़ा सा, ये लोन रिसीव्ड यकम जनवरी 17 पर कितना है जी? 100 मिलियन का, ठीक है जी। ये ज़रा देख लें, इधर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, पेमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एंड सो ऑन। और उसके बाद चूँकि आपने अब छेड़ ही दिया मुझे तो ये तो इधर भी कर लें फिर जी, वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये वैसे सवाल नहीं बनता था, ये सवाल नहीं बनता था, इसको यूँ कहना चाहिए था सर वो 5 रह गया है या 1 रह गया है, पूरा कर ले। तो भाई जो 1 year है, हाँ 1 year है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हमारी मर्ज़ी। हमने यूज़ करना ही इसको 1 साल है, ये इंटेंशन होती है बिज़नेस की, है 1 साल, जाओ तुम 1 साल से करके आना। नीचे इसको बदल दे, 25 कर लें और इसको बदल कर 2019 कर लें। 17 की बनानी है ना,
ईयर एंड कौन सा होगा ये मैंने लिखा नहीं, देखो। अच्छा इसमें तो ये इसमें तो ये यकम जनवरी 15 को ये आया था ना, तो हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 15 के, ठीक है जी। और यहाँ पर भी ये कौन सा साल है, 17 वाला साल है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बना देना 31 दिसंबर 17 के, ठीक है जी। तो 18 में पे नहीं कराते, 19 में करा देते हैं, तो 18 में ये 17 के एंड पर ये क्या होगा, नॉन करंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में 3 और 2। भाई पार्ट 2 शुरू हुआ है ना? अच्छा जी, अब आज बात शुरू करेंगे जनरल लोन्स पर, ताकि शुरू हो जाए ये बात, फिर कल इंशाल्लाह फुल फ्लैश सवाल, बल्कि आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, बच्चों जनरल लोन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने स्पेसिफिक लोन को देखा है, ठीक है। जनरल लोन का मतलब जैसे नाम से जाहिर है, ऐसा लोन है जो स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए हमने नहीं लिया होता, ठीक है, बल्कि वो एक जनरल पर्पस लोन होता है जो बिज़नेस के किसी भी इस्तेमाल के अंदर आ सकता है, ठीक है। अब लेकिन उससे चलो पहले यही बात कर लेते हैं, जनरल लोन क्या है, स्पेसिफिक लोन क्या है, जो स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया गया है फॉर द प्रोजेक्ट। जनरल लोन क्या है, जनरल लोन इज अ लोन which is not specifically obtained for the project, which is not specifically obtained for the project। अब ये चूँकि स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया गया होता, तो इसका मतलब ये ओपन पड़ा हुआ है, ये वाला दराज, ये वाली बाल्टी, ये वाली टोकरी। जैसे मैंने कहा था कि स्पेसिफिक लोन जो आएगा प्रोजेक्ट वाला, उसको हमने अलग टोकरी में, अलग बाल्टी में, अलग बास्केट में रखना है, किसी और काम में नहीं लगने देंगे। लेकिन ये वाली बाल्टी बाहर ही पड़ी होगी खुली, किसी को इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़े तो वो इधर से हाथ डाल के जाके ख़रीद लेगा, किसी को फिक्स एसेट ख़रीदना पड़ गया कोई नया, वो हाथ डाल के यहाँ से पैसे निकालेगा और जाके यूज़ कर लेगा, किसी को बिजली का बिल पे करना पड़ गया, वो यहाँ से इस हमारी बाल्टी में से हाथ डाल के। जनरल पर्पस लोन, जहाँ कहीं बिज़नेस में ज़रूरत पड़े, ये पैसे बैंक से ले रखे हैं, उसको इस्तेमाल करता है बैंक, बिज़नेस ने बैंक से। बिज़नेस के पास पैसे जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो जगहों से आए होते हैं, या ओनर घर से लाते हैं या बैंक देते हैं। बिज़नेस तो फिर उनको यूज़ करके कमाई करता है ना, बैंक लंबे अरसे के लिए दे तो इसको डेट कैपिटल कहते हैं, और ओनर घर से लेकर आए पैसे तो हमेशा के होते हैं, वो इक्विटी कैपिटल होता है। तो बिज़नेस के पास ये दो तरह के पैसे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो बैंक से बिज़नेस ने कोई लोन ले रखे हैं, ठीक है जी, 2 3 4 कई लोन ले रखे हैं इकट्ठे। वो लोन की फैसिलिटी बैंक से ली हुई है कि जब कभी बिज़नेस में ज़रूरत पड़ेगी हम वो लोन यूज़ कर लेंगे। अब अगर आपको प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या तो स्पेसिफिक लोन अभी आया नहीं था, या आपको किसी ने दिया नहीं था, या स्पेसिफिक लोन आया था और ख़त्म हो गया था, जो भी मसले मसाइल पॉसिबिलिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सोचें। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक लोन या तो है नहीं या ख़त्म हो गया, तो उसके बाद प्रोजेक्ट क्योंकि चल रहा है तो फिर सवाल आपको बताएगा कि बाकी पैसे हमने जनरल बोरोइंग्स से यूज़ कर लिए, ठीक है। अब उसूली तौर पे तो ये स्पेसिफिकली ऑब्टेन फॉर द प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसके इंटरेस्ट को हमें एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर आकर एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो भाई बात सुनो, जनरल पर्पस लोन जहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था उसके इंटरेस्ट की कॉस्ट भी उधर ही जानी चाहिए थी। अब जहाँ पर वो इस्तेमाल होना था वहाँ नहीं हुआ क्योंकि आपने उसे इस बिल्डिंग में इस्तेमाल कर लिया। तो इसका मतलब जो इसने कहीं और यूज़ होना था वो वहाँ यूज़ नहीं हुआ, अब यहाँ यूज़ हो गया। तो इसकी कॉस्ट को भी अब यहीं पर एसेट की इसी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, और इसकी कॉस्ट क्या है? लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं पहले दिन से आपको ये लिखवा कर चल रहा हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स भी क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट, जो कि कैपिटलाइज होनी है। लेकिन स्पेसिफिक लोन चूंकि आता ही स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट था, तो इसलिए उसके आने की डेट से ही हम शुरू हो जाते थे लोन रिसीव वर्क स्टार्ट जब से यूज़ करना है। जनरल लोन का ये चक्कर नहीं है। जनरल लोन तो मैंने कहा वो बाल्टी है जो बाहर पड़ी हुई है, हर ज़रूरतमंद आके उसमें से पैसे बिज़नेस के अंदर, हमारे बिज़नेस, बाहर वाले लोग नहीं, ठीक है, हमारे बिज़नेस के अंदर जिस किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से पैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक पूल है, वो एक बास्केट है जिसमें सारे जनरल लोन, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जब कॉन्सेप्ट लगना है, यानी आप कह रहे हैं इस बिल्डिंग की कॉस्ट में जनरल लोन का भी इंटरेस्ट शामिल करो, तो क्या जब से जनरल लोन आया हुआ है तब से उसका इंटरेस्ट शामिल कर दें? हाँ जी हाँ, जनरल लोन का आना, उसका वापस जाना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंट क्या होगा? जनरल लोन की बास्केट में हाथ डाल के जो पैसे निकाले, डेट ऑफ पेमेंट, तो उस दिन हम कहेंगे देखा ये पैसे निकलकर बिल्डिंग में लग गए, ये इस दिन इधर ना लगते तो किसी और काम में लगते, किसी और काम में लगते तो फिर इसी के इंटरेस्ट की कॉस्ट भी वहीं पे हम फेंकते। अब वो चीज़ अगर एक्सपेंस आउट होने वाली है तो इंटरेस्ट भी वहीं जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई एसेट बनने वाली है तो वो एसेट बनाते, वो तो अलग बात थी। लेकिन चूंकि अब ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्डिंग में इस्तेमाल हो गया है, तो जिस दिन से ये पैसा निकल कर बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ है उस दिन से ऑनवर्ड्स जनरल लोन का इंटरेस्ट इसमें ऐड करना शुरू कर दो। और कब तक? तब क़यामत तक, वर्क कंप्लीशन पे तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। तो चलो जनरल लोन का रूल तो साथ ही लिख दें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यही था जिसके बारे में मैंने लिखा था कि ऊपर मैं लिखूँगा फॉर, बल्कि ठहरो लास्ट टाइम वाले में से देखता हूँ, मैंने इकट्ठा लिखा हुआ था, तो वो रूल आप पिक्चर ले लीजिएगा। ये क्या आ गया? डेफर टैक्स खुल गया। ये मैंने लिखा हुआ था ना उस तरफ, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक लोन्स कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब होनी है? लेटर ऑफ, ये 3 दिन, 3 में से जो लेटर हो। और सिजेशन कब करनी है? जब काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन जनरल लोन्स के लिए कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन किस दिन होगी? डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन। और सिजेशन किस दिन करेंगे? वो तो वर्क कंप्लीटेड ही। अब ये हर पेमेंट के हिसाब से डिफरेंट होगा, तो ये भी सवालों में देखेंगे इंशाल्लाह जाके, ठीक है। तो ये रूल ज़रा लिख लें, ये रूल लिख लें। ये 7 वाला भाई बताएगा आपको, अगला भाई बताएगा आपको, उधर वाला भाई भी बताएगा आपको, क्योंकि मैंने बताया इन सबको कि स्पेसिफिक लोन सिर्फ इन्वेस्ट होता है क्योंकि वो वेला पड़ा होता है। जनरल लोन वेला पड़ा ही नहीं, इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैंने इंटरेस्ट ऐड किया है, वरना तो इंटरेस्ट भी ऐड करना नहीं बनता था। पड़ा है भाई, यहाँ ना इस्तेमाल होता तो कहीं और हो जाता। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लोन लिया होता। पागल है, बैंक से लोन लिया 15% पे और इन्वेस्ट करेंगे 10% पे। ना ले लोन अगर वेला पड़ा हुआ है तो। जनरल लोन होता ही किस लिए है? बैंक बिजनेस की जरूरत। बात समझ आई है? अगर आपने नॉर्मली क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है तो इसका रेट कम होता है, तो आपने बैंक से 15% पे लोन लिया है जनरल और उसको 10% पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या आपने प्रूडेंट काम किया हुआ है? तो अक्लमंदी का तकाजा है ये।
ऐसे नहीं होता। जनरल लोन ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, तो अगर ये बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ से जाके यूज़ कर लिया है, ना बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ी तो कहीं और यूज़ हो जाता, यूज़ हो जाना चाहिए। तो ये वेला पड़ा ही नहीं है कि इन्वेस्ट करें। तो अब आप भी बताएंगे साथ वालों को अगर कोई पूछेगा तो आइंदा, ठीक है। हो गया रूल जी, ज़रा पॉज कर लें। अच्छा जी, अब मसला नहीं होता अगर जनरल लोन एक ही हो तो। जनरल लोन अगर एक ही है फिर तो कोई मसला नहीं है। क्यों? उस एक ही लोन का इंटरेस्ट रेट भी एक ही होगा। हमें रूल पता लग गया है। स्केड्यूल मैं फिर भी बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। स्केड्यूल का फ़ायदा क्या होगा, देखें, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल है। मिसाल के तौर पे लोन लिया स्पेसिफिक 2 मिलियन का, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, अभी भी प्रोजेक्ट जारी है, तो अगली पेमेंट करनी है तो सवाल में बताएगा जनरल लोन है, कोई कमी पेशी हो वहाँ से पूरी कर लेना, सवाल बताएगा। तो फिर यहाँ एक कॉलम जनरल लोन का भी हमने डाला होता है। तो जब उस जनरल लोन के कॉलम के अंदर वो पैसे डालते हैं तो हमें पता लग जाता है अमाउंट कितनी पे हो रही है और पता लग जाता है डेट किस पे हो रही है। और यही हमें चाहिए होता है इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए जनरल लोन के लिए, डेट ऑफ पेमेंट। अमाउंट तो जाहिर सी बात है चाहिए, कितने पैसे निकाले जनरल लोन से, इतने पैसे, किस दिन निकाले, इस दिन, यहाँ से वो भी मिल जाएगा। तो इसी को ही आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज जो है वो चाशा पियो तो एक आधा सवाल और या भी जनरल लोन की छोटी सी कैलकुलेशन करके फिर एक फुल फ्लैश सवाल करते हैं, फिर आपको मैं छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। ओके, डन। तो जी मेरे बच्चों, जनरल लोन एक ऐसा लोन है जो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया गया और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, मल्टीपल बिजनेस पर्पसेस, यानी जहाँ कहीं ज़रूरत हो वहाँ इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, इसका एक बड़ा मशहूर ज़माना नाम भी है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, फैसिलिटाई, या इसको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। ये नाम तो सुना ही होगा, बैंक। रनिंग फाइनेंस नहीं सुना हुआ? चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट सुना हुआ है, चलो ये शुक्र है। देखो, ये एक फैसिलिटी होती है। एक फैसिलिटी क्या मतलब, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कि आपने जो पढ़ा हुआ है, पहले मैं वही नाम लिख देता हूँ, उसी का दूसरा नाम है बैंक। बैंक ही रहता है। अच्छा खैर, मेरे पास पड़े हुए थे 50 रुपये, लेकिन मैंने एक क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 70 रुपये। अब अगर ये क्रेडिटर ये पैसे लेकर चला जाए, चेक लेकर चला जाए पैसे लेने हमारे बैंक से, तो बैंक वाले क्या कहेंगे, पैसे नहीं है भाई इतने, चेक क्या हो जाएगा, बाउंस, डिसऑनर, पर्चा भी है इस पर, गुडविल का अलग ज़िया, ठीक है। तो इसके लिए बैंक के साथ ऑर्गेनाइजेशन एक डील कर लेती हैं और ने कहती हैं आप हमें एक फैसिलिटी दे दें, लेट्स से 200 मिलियन तक की। क्या मतलब, अगर 200 मिलियन तक कोई हमारे अकाउंट से हमारा चेक लेकर आए तो आपने हमारे बिहाफ पे उसको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप हमारे बिहाफ पे, हमारे पास 50 पड़े थे, ये रनिंग फाइनेंस इसको इसलिए भी कहते हैं कि इसी में हमारे पैसे भी इसी में ही आ रहे होते हैं। तो हमारे पास पड़े 50 थे, 70 का चेक इशू कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बन गया, 20 की लायबिलिटी। अब जितना अरसा ये 20 लायबिलिटी में पड़ा रहेगा उतना अरसा बैंक इस पर इंटरेस्ट लेता रहेगा, ठीक है। और जब ज़्यादा पैसे आएंगे, ख़त्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली इसलिए कहा जाता है रनिंग फाइनेंस। क्या कहा जाता है जी, रनिंग फाइनेंस, कि ये आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल है रनिंग
फैसिलिटी है। ये नहीं कि ये पकड़ो 200 मिलियन, ये पकड़ो 200 मिलियन करो यूज़, नहीं। वो कहते हैं आपको एक लिमिट दी गई है, जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े आप इस अकाउंट से चेक लिख के भेज दें, हम आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपकी मैक्सिमम लिमिट 200 मिलियन की है। ज़ाहिर सी बात है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ सिक्योरिटी वगैरह रख ली होती है अपने पास बैंक वालों, ठीक है। इसी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक जनरल पर्पस फैसिलिटी होती है। बैंक ने ये नहीं कहा हुआ कि आपने सिर्फ बिल्डिंग में ये पैसे लगाने हैं। बैंक से तो हमने क्या कहा है, भाई 200 मिलियन तक लिमिट देते हो, हाँ देता हूँ, अपनी फैक्ट्री हमें गिरवी रखवा दो, सिक्योरिटी के तौर पे दे दो, और उसके अलावा जब जब आपके तरफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा तब तब लेट से 15% आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट या फैसिलिटी, या किधर गई बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, इसका ना डेली बैलेंस जो है ना वो चेंज होता है, और इसका इंटरेस्ट डेली बैलेंस के ऊपर निकल रहा होता है। कैसे, सोचो। मैं चाह पीने लिए ਤੁਹਾਨੂੰ मौका दिता है कि सोचो। दोबारा सुने, 4.5 कर दी थी। मैंने ये कहा कि आज सुबह 50 रुपये इनके बैंक में पड़े थे, इन्होंने चेक लिखा 20 का, आज शाम को ये बैलेंस कितना हो गया, 20 का लाइबिलिटी, बैंक इस पे इंटरेस्ट लगाएगा। अगले दिन 20 का नेगेटिव था, इन्होंने एक और क्रेडिटर को चेक लिख दिया और एक बिजली का बिल भी यहाँ से पे कर दिया इसी अकाउंट से चेक बनाकर, ठीक है, 15 रुपये और 10 रुपये। अब ये बैलेंस कितना हो गया, तो डेली बैलेंस चेंज होता रहता है और डेली उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है। इसलिए आपको ये डेली बैलेंस नहीं निकालना पड़ेगा और ना ही डेली इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, बल्कि आपको सवाल के अंदर वो एक एवरेज रेट देगा और एक एवरेज बैलेंस देगा पूरे साल का, ठीक है ना। जो मैक्सिमम लिमिट है, वो फैसिलिटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो कभी भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। वो अवेल की है तो फिर ही ना, 200 मिलियन जब पूरा अवेल करेंगे तो इंटरेस्ट तो उतना ही पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम फैसिलिटी होती है, वो मैक्सिमम लिमिट होती है, उसको आपने इग्नोर करना है। फिर हर दिन का क्लोजिंग आपके पास है नहीं कि आप हर दिन का क्लोजिंग लेकर उसको 365 से उनको ऐड करें, 365 डिवाइड करें और एवरेज बैलेंस निकालें, ये सवाल आपको देगा। तो एक एवरेज बैलेंस आपको मिलेगा इन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का, या ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता है जनरल लोन के अंदर, यही लफ्ज़ लिख देता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, वरना जनरल लोन अलग से भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली यूज़ कर जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात करना शुरू कर गया। तो एवरेज बैलेंस देगा और उसके बाद आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो आपने वो एवरेज बैलेंस और रेट देखना होता है कि जितना आपको पूरा बैंक को उस साल में पे करना पड़ा। बाकी तो अलग बात है, इस जनरल लोन के पूरे साल के इंटरेस्ट में से पूरे साल का एसेट में ऐड करना है या नहीं करना, ये तो बात की बात है। ये तो अलग रूल बता दिया आपको कि जनरल लोन का इंटरेस्ट कब से एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू करेंगे, जिस दिन इसमें से बिल्डिंग के पेमेंट को हमने किया है, और कब रोक देंगे, जिस दिन बिल्डिंग पे काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन बैंक ने तो पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे जाकर एप्लीकेबल होगा जब हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांग लेगा। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो बैंक ने मिसाल के तौर पे ये पूरा साल हमने फैसिलिटी अवेल की, पूरे साल में एवरेज बैलेंस हमारा आया कोई 150 मिलियन हमारा एवरेज बैलेंस निकल रहा है जी, ठीक है, पूरे साल में एवरेज बैलेंस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बैंक ने कितने रुपए का इंटरेस्ट लेना है, 15। लेकिन ये सारा 15 एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना और सारा एक्सपेंस आउट भी नहीं होना। फिर हम वो देखेंगे कि कितना इसमें से एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया है और कितना बच गया तो वो एक्सपेंस। ये ऐसी बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, सवालों के अंदर ही देखेंगे। मैं तो बताने सिर्फ ये आया था आपको कि जनरल लोन जो होता है इसका दूसरा नाम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, तीसरा नाम बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, और बाकी ज़रूरी नहीं है कि यही हो। जनरल लोन भी हो सकता है, उसके आने की डेट, जाने की डेट, और वो नॉर्मल तरीके वाला ही हो सकता है, हो सकता है कि वो भी हो, ठीक है। बहरहाल जनरल लोन को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं, जनरल लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जनरल अगर सिर्फ लिखा आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस तो कभी भी उसको स्पेसिफिक ना कह देना,
ये हमेशा जनरली होता है, ठीक है। मिठा तो थले बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ मिठा कर लेना थोड़ा जी। अच्छा जी, अच्छा अब मैं कह रहा था, असल में बात तो मैं ये करने लगा था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं ये कह रहा था कि अगर तो जनरल लोन एक ही है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, लेकिन मसला कब आएगा, जब सवालों में मल्टीपल जनरल लोन्स होंगे। अब जनरल लोन क्या है, एक पूल है, एक बास्केट है, इसमें जो हाथ डाला और पैसा इस्तेमाल कर लिया बिल्डिंग में, उसने नहीं बताया कौन से वाले लोन का इस्तेमाल किया है, तो फंस ना गया। अमाउंट तो चलो मिल गई, लेकिन रेट कौन सा लें, हर लोन का रेट डिफरेंट हो सकता है। तो अगर अकेला रेट है, अकेला लोन है, फिर तो मसला ही कोई नहीं, और पास पेपर में ज़्यादा ये काम करता है अकेले वाला, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हमें एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। कौन सा रेट जी? लेकिन मसला यहाँ पे ये आएगा कि एवरेज रेट जो है वो सिंपल एवरेज नहीं है, 10 जमा 15 जमा 20 डिवाइड बाय 3। जो जितना ज़्यादा लोन है अमाउंट में, उसका उतना ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए एवरेज रेट के अंदर, तो वेटेड एवरेज रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे एक बात बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए लोन इनटू रेट इनटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ये करते होते हैं हम। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरा 100 रुपये का लोन है, 12% रेट है, और ये 8 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। आंसर बताएं। 100 इंटू 12% को 8/12 करो, 8। अच्छा, यही बात मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है तो मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करो, आप लोन को ही पहले 8/12 कर लो, ठीक है। लोन को पहले क्या कर लो, लोन को किससे मल्टीप्लाई करो, मंथ्स आउटस्टैंडिंग से। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उस लोन आउटस्टैंडिंग को आप रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोबारा ना करना 8/12, आंसर तो वही आना है। लोन कितना है 100, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, और अब रेट वही 12%, तो आंसर क्या आ रहा है, वही 8। कोई फ़र्क है इसमें? बस यही वर्किंग का तरीका है असल में, इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, लोन आने हैं मल्टीपल, ठीक है, हमें चाहिए एवरेज रेट, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लोन को मंथ्स आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा लोन आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाएगा जी, लोन आउटस्टैंडिंग। जब ये लोन आउटस्टैंडिंग निकल आएगा तो जस्ट आगे क्या लिखना है हमने, रेट। मैं लोन आउटस्टैंडिंग क्यों निकाल रहा हूँ ये थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो एक सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 56। ओपन करें अपनी किताबों का। जी पेज 56 पे क्वेश्चन, वो तरतीब से जो चल रहे हैं, 1 2 3 5 हो गया, 4 होमवर्क में चला गया, 6 कर रहे हैं, ठीक है। जी बच्चों, सवाल पढ़ लिया आपने या पढ़ रहे हैं अभी? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। क्या जी, कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं एवरेज रेट को, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ इसका पूरा नाम है एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जनरल लोन, ठीक है। यानी कि वो रेट निकालो जिस रेट को आपने यूज़ करके जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, वो रेट निकालो, कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब मुसीबत क्या पड़ी हुई है यहाँ पे, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। लोन ए, लोन बी, लोन सी, लोन डी, 3-4 लोन है, हर एक की अमाउंट डिफरेंट, हर एक का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट, हर एक का आना जाना जो है वो डेट डिफरेंट, और वो कह रहा है एवरेज रेट निकाल दो। अब एक तो तरीका वो है देसी सिंपल, जो कि गलत है, क्या
20 जमा 25 जमा 18 जमा 12/4 एवरेज रेट निकल आया ना। लेकिन इसमें एक मसला है, कबाहत है। वो क्या है, देखो ये एक लोन बी जो है ये 5 लाख के अमाउंट वाला है और लोन डी जो है वो सिर्फ 70,000 वाला है। अब अगर आप सिंपल एवरेज लें तो चारों का हिस्सा बराबर आ रहा है इस रेट में, जबकि असूली बात क्या है, जितना ज़्यादा लोन है यहाँ पर उसके वाला इंटरेस्ट उतना ज़्यादा असर रखता हो एवरेज रेट में। तो इसके लिए हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। तो उसका तरीका सिखा रहा हूँ, एक छोटी सी वर्किंग है। वो वर्किंग मैंने आपको क्या बताई, आप सबसे पहले लिख लो लोन कौन सा है, लोन कौन सा है, ए बी सी और डी। अमाउंट इसकी कितनी है, लोन अमाउंट 1000 में लिखने की इजाज़त होगी या नहीं? अच्छा, किसी ने नाम भी बोला है, लोन अमाउंट जी बोलें 1000 में 200 500 100 और 70। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, ये तो लोन है। आप देखो तरीका नंबर 1 क्या है, लोन पर रेट लगाओ और मंथ्स आउटस्टैंडिंग निकालो। आंसर तो सेम ही आना है ना, तो मेरी बात मान के ज़रा ये काम कर लो, ठीक है। उसकी वजह थोड़ी देर में भी समझ आ जाएगी कि मुझे क्यों लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट चाहिए थी, ठीक है ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओके, तो दोनों से आंसर सेम आना है। लोन पे रेट लगा के 8/12 करो या लोन को 8/12 करके रेट लगाओ, आंसर सेम आएगा ना। तो मेरी बात मान के ये कर लेते हैं। ओके, तो ऐसी नहीं मननी ना, मनो यार। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब लोन किस दिन लिया, यकम मार्च 13। किस दिन हमारा साल कौन सा है, ओ 16 वाला साल है। अब ये मार्च में आया, यानी कि हमारे साल के शुरू होने से पहले का आया हुआ है, तो साल के पहले दिन मौजूद है। और रीपे किस दिन हो गया, ओल्ला हमारे साल में इसका कड़ाका निकल गया, 30 जून 2016 में ये क्या हो रहा है, पे हो रहा है। तो कितने महीने, 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा ये, 6/12। आगे बढ़ो, नंबर 2, लोन बी साहब आए हैं यकम मार्च 15, ये भी पिछले साल की बात है, यानी हमारे साल के पहले दिन ये आउटस्टैंडिंग हैं। बोलो, जो लोन 15 में आया है वो 16 के साल के पहले दिन नहीं पड़ा होगा, पड़ा होगा, पहले दिन है। रीपे होना है या होगा 30 जून 2018 पे, तो हमारे साल के आखिरी दिन भी फिर ये पड़ा है। इसका मतलब ये तो ओए हो सबसे बड़ा लोन भी था और आउटस्टैंडिंग भी अमाउंट सबसे ज़्यादा इसी की आ रही। खैर ज़्यादा नहीं, यानी ज़्यादा 25 की तरफ रेट का रुझान होगा अब एवरेज रेट का। आगे जी, लोन डी साहब है यकम मार्च 16 को आए, ये तो हमारे साल में ही आया है, पहले 2 महीने था ही नहीं, 16 वाला साल है हमारा कि नहीं। ओके, बस अगला सवाल एग्जाम लेवल वाला कल करेंगे, टेंशन रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि आप खाम में अनकंफर्टेबल होके जाएं। खैर है, कोई बात नहीं, आज बच्चे भी कम हैं, घर पे पता नहीं कितना पढ़ सकें कितना ना पढ़े। एग्ज़ाम लेवल वाला सवाल आपको मैं बता दूंगा, कोई ट्राई करना चाहे तो, बल्कि रहने दें। ये देखें जी, यकम मार्च 16 को आया, यकम मार्च 16 को ये लोन आया और 30 सितंबर 16 को, ओए हो ये तो बेचारा आया नहीं, बस आन जान ही किया इन्हें। हमारे साल में सिर्फ 7 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सही है, शुक्र है मैंने 6 नहीं लिख दिया, 7/12। उसके बाद डी है यकम फरवरी 16 और 28 फरवरी 19। अब हमारे साल के दूसरे महीने में आया है और बाद में कहीं पे हो रहा है, तो हमारे साल में 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। कोई मसला है तो अभी पूछें, इसमें कोई स्पीड नहीं मारा मैं, कोई निकल कर लेंगे सवाल, जो स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन दोनों को लिए हुए होगा इंशाल्लाह। लेकिन कल की क्लास थोड़ी सी अब हैवी होनी है, फिर आज का टाइम मिलेगा ना, परसों संडे भी तो है ना जी। अब आपने क्या करना है, इसको मैं अगर ए कह दूँ फॉर द टाइमिंग, पर्चे में नहीं लिखना, सिर्फ पहली बार लिख रहा हूँ यहाँ आपके लिए, ए इंटू बी करें अगर, तो क्या आ जाएगा जी, लोन आउटस्टैंडिंग। क्या आ जाएगा जी, लोन आउटस्टैंडिंग। ये जो मैंने ये किया था,
मैंने कहा ये ना करो, ये कर लो, तो वही कर रहा हूँ अब। ठीक है, मुझे मंथ्स मिल गए, हर एक ज़्यादा लोन थे ना इसलिए कॉलम बना दिया, वरना एक ही होता तो डायरेक्ट ही करके अब तक निकाल चुके होते लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, 100, नेक्स्ट नेक्स्ट 33, नेक्स्ट 417। ठीक है जी, अब लोन आउटस्टैंडिंग आ गया। अब सवाल से उठाएंगे इंटरेस्ट रेट, बल्कि सिर्फ रेट लिखूँ मैं क्योंकि वो फिर इंटरेस्ट आगे भी लिखना है ना। तो क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट, मैंने कहा ज़रा दूर से पता लग जाए, रेट लगेगा और एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ही है। ठीक है, अब रेट क्या क्या है, 20, 25, 18, 12, 20%, 25%, 18% और 12%। और मुझे बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 20, 125, 10.49, 7.70। अच्छा ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो ज़रा सारे, ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा था इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये निकलता है लोन इनटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग करें तो आंसर क्या आता है, लोन आउटस्टैंडिंग ना। तो लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट, लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट। और अगर मैं कहूँ मुझे रेट चाहिए इस इक्वेशन से, तो रीअरेंज करें तो क्या बनता है, रेट निकलेगा, रेट कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई है ना, वो मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग को इंटरेस्ट से डिवाइड, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग। और ये दोनों चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ, आपको पता नहीं चला शायद। लोन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे टोटल हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक वर्किंग की, वैसे नॉर्मली वो जनरल लोन भी आजकल एक ही देता है, लेकिन एक से ज़्यादा आ जाए तो ये एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का ये तरीका होगा। लोन आउटस्टैंडिंग करोगे कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर फार्मूला वही लिखोगे जो पहले सिखाया, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट करके, और फिर इसको रीअरेंज कर लोगे, एक दो बार करोगे फिर याद रह जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकला करेगा, एवरेज, ये रेट कौन सा है, ये एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, ये वो रेट है। अब हाँ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टोटल करो इंटरेस्ट एक्सपेंस का टोटल 163.19, और इधर जी बेटा डिवाइडेड बाय इंटू 100, आंसर इज 22.58। मैं तो कहता हूँ 22.6 ही कर देते हैं, क्या ख्याल है। हाँ रेट है तो क्या हुआ, बस निकाल दिया आंसर, कौन सा आगे यूज़ होना है। कर लो 2 डेसिमल कर लो, मुझे ज़रा अच्छा लगा ऐसे। जी भाई आप बताओ क्या कह रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, गड़बड़ कर रहे थे ना कुछ। किस, कौन सा अमाउंट, नहीं मैंने तो ये कहा है भाई कि 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12 डिवाइड बाय 4 करो, क्या आता है, तो वही आया है, वो नहीं लेना, नहीं ना सेम आती है, कैसे हो सकते। मैं कह रहा हूँ जो आपने एवरेज रेट यूज़ करना है ना बेटा, देखो
इस सारे को आपने किया जी 20 + 25 + 18 + 12 किया ही गलत है, वैसे तो करना ही नहीं था। चलो कर लिया आपने, डिवाइड बाय 4 किया तो 18.5 आया। ये कह रहे हो आप? पहले मुझे जवाब दे लो, छोड़ दो यार उसको, चलो क्लास के बाद मिल लो मुझे, ठीक है जी। ये नहीं करना जो आपने किया ना, सिंपल एवरेज नहीं करना। और सेम कैसे आ सकता है? हमारा 22.5% है, आपका 18.5% है। हाउ खाम? अच्छा जी, अब बड़ा सवाल नहीं कर रहे, बस ये छोटा सवाल तो कर लेना आगे। हाँ हाँ, बस ये करके छुट्टी देता हूँ मैं। देखो जी, मैं इस पर ना आपके टोन सेट करने लगा हूँ बस, ठीक है, टोन सेट करके भेज देता हूँ। कहता है जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, पिछला सवाल जारी है ना अभी, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड। अच्छा फिर ये क्यों, मैं एक काम करता हूँ ना, नहीं बेटा, सवाल ख़त्म ही नहीं हुआ, छुट्टी मांग रहे हो आप लोग, बदतमीज़ हो, शर्म करो, कुछ हया होती है, आपको पता है कि कोई नहीं है ये क्या होती है। ओके अच्छा बच्चों, अब ये देखो, ये भी मैंने कैपिटल कर दिया। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। सवाल चल रहा है, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। वही सवाल चल रहा है ना। अब एवरेज रेट हमने निकाल रही है जनरल लोन्स का, ठीक है। आगे वो कहता है ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हुई हैं, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और ख़त्म किया 30 नवंबर को। पेमेंट्स वर मेड टू कॉन्ट्रैक्टर एज फॉलोज, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड 5%। पूरे सवाल में कहीं स्पेसिफिक लोन है तो बताओ। अरे गए, फड़े गए, फंस गए। यानी कि वो किधर यार, वो दूसरे से कहीं पे दिखाया था ना वो, हाँ, यानी कि तेज़ी में ये ना कर जाना, लेटर ऑफ ढूंढते फिरो और सारे लोन्स का एवरेज, डेट भी एवरेज निकाल लेना, फिर ऐसे नहीं होता। जनरल लोन का रूल ही चेंज है, वो वाला रूल किसका है? स्पेसिफिक का। जनरल लोन तो ये है, ठीक है। अब मैं ना पूरा सवाल कोशिश करता हूँ कि वही वाला कर दूँ, ठीक है ना। अब होगा क्या, तरतीब से चल रहे हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर 16। ये वाली बात मिटा नहीं रहा, ठीक है, ये वाला यहीं पे रहने देते सवाल, ये मिटा नहीं रहा, ठीक है, ताकि कंपैरिजन आप कर सकें। स्पेसिफिक लोन नहीं है, ये तो वैसे ही जीरो है ना सवाल में, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ यहाँ पे फिगर आनी है। वो कैसे निकलनी है, वो रूल लिख के दिया हुआ था, उसकी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो वो मैंने कहा पूरा तो कर लेना जाते जाते, ठीक है। अब वर्किंग नहीं है, रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट का नाम क्या है जी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। बट मैं आपके लिए, क्योंकि स्टार्ट है, पूरा लिखूंगा अभी भी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। नंबर 1 इसमें क्या होता है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा, जो कि हमारे सवाल में कैनी है। रुपीज़ इन मिलियन है ना सवाल। नेक्स्ट क्या है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। मिलियन नहीं है, नहीं है तो ना सही। 1000 में किया हमने सवाल, चलो हमने 1000 में किया तो फिर तो 1000 ही कर लेना, बिल्कुल जी, ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कोई नहीं है, लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम, ये एक्सपेंस होता है ना, और ये इनकम, इसीलिए नेट कर रहे होते हैं इनको, ठीक है जी। लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये भी कोई नहीं है, तो नेट में ये आ गया। मैंने फॉर्मेट इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि कल जो सवाल मैं आपको करवाऊंगा आते साथ, वो एक एग्ज़ाम लेवल का सवाल है जो पूरी तरह से कंप्लीट है। बस सस्पेंशन वगैरह मैंने अब कल आपको डाल के देनी है इस सवाल के अंदर। सस्पेंशन, रूटीन, नॉन रूटीन की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वरना कल जो सवाल आएगा उसमें ये सब कुछ होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्पेसिफिक लोन भी होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये तो अलग अलग थे ना, लेकिन अलग अलग सीख लिए ना। अब कल हम पास पेपर्स के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, अब करेंगे कल इंशाल्लाह, पास पेपर का सवाल करेंगे,
एक उसके लेवल का करेंगे और एक पास पेपर का करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 2 सवाल कल करेंगे। अब तीसरा क्या आता है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। यार मैंने वैसे थोड़ा पढ़ाने का सोचा था, थोड़ा ही पढ़ाया वैसे। कितनी देर हो गई रिकॉर्डिंग को शुरू हुए हुए दूसरा पार्ट? नहीं चलो कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना आज जी, 1 घंटा ही हुआ वाह, बस ख़त्म कर रहे हैं, ये सवाल तो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब देखें जनरल लोन के लिए क्या रूल बताया है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन करनी है, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम या आउट ऑफ जनरल लोन, तो डेट ऑफ पेमेंट चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अच्छा अब मैं ना ज़बरदस्ती एक और काम भी करूँगा, ये भी कल की तैयारी है, आखिरत की तैयारी जैसे जी। एक वर्किंग है, वर्किंग 1, और वो क्या है, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। नहीं ज़रूरत इसमें, सवाल में असल में ज़रूरत नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती बनाऊँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल वाले सवाल में इसी के अंदर मैंने, जब स्पेसिफिक लोन के साथ जनरल लोन ने आना है तो स्पेसिफिक लोन के आगे जनरल लोन का कॉलम आना है, तो तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तो पूरी कर लेना तैयारी, यहाँ पे भी हो जाएगा सवाल ज़रा अच्छा है। तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल शेड्यूल कर लो जी, कोई यूके वाला कोई यूएस वाला। डेट डैश करप्शन नहीं, करप्शन वैसे तुम लोग करते हो। उसके बाद स्पेसिफिक लोन, चलो लिख लेते हैं, स्पेसिफिक लोन्स का कॉलम पहला होगा, फिर जनरल लोन्स, स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस। कोई लेटर लूटर कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हमने तो बस देखना है, देखो नॉर्मली क्या चलता है, यूँ लिखा होता लोन आ रहा है, स्पेसिफिक पड़ा है, कुछ पैसे निकले कुछ बैलेंस बचा, फिर कुछ पैसे निकले कुछ बैलेंस बचा, फिर इतने ज़्यादा पैसे निकलने थे कि यहाँ पर निकल कर ये ज़ीरो हो गया और कुछ यहाँ से निकले। तो ये सिखाऊंगा कल इंशाल्लाह जब इकट्ठा होगा, लेकिन आज ये मामला नहीं है, ठीक है। आज तो मैंने सिर्फ यहाँ पर पेमेंट्स ही करनी है। अब वो कहता है सवाल में, सवाल हमने एक कर दिया, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डेटा इज प्रोवाइड, कमेंसमेंट हुई है 1 अप्रैल को, हमने क्या करना है इसको, इस सवाल में सीजेशन हुई है, हाँ ये रेलेवेंट है हमारे लिए क्योंकि इस पर हर चीज़ ही रुक जानी है। पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, मैं यहाँ पे अपनी तरफ, चूँकि सवाल मैंने खुद 2 इकट्ठे किए हैं, ठीक है ना, तो मैं अपनी तरफ से, वैसे तो सवाल इकट्ठे किए ही हुए थे लेकिन उसूली तौर पे लोन्स भी यही अवेलेबल है, उन्हीं में से ही पेमेंट होनी थी, ना भी बताया तो, लेकिन फिर भी मैं ऐड करके थोड़ा और बेहतर कर रहा हूँ सवाल को। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डेटा इज प्रोवाइड, द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर आउट ऑफ अबव जनरल लोन्स, ये मैंने ज़रा बेहतर किया, पहला दिन है ना, वर एज फॉलोज। अब पहली पेमेंट किस दिन हुई है, 1 अप्रैल, तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा, सॉरी 1 अप्रैल जो भी 2016, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब देखने वालों ने क्या देखा, वो देखा जो कभी ना देखा था, और यार मैं उधर क्यों चला जाता हूँ, कौन सी अमाउंट ना बताना मुझे, मर जाने हो 300। अब यहाँ पे देखने वालों ने ये देखा कि ऊपर कुछ आया नहीं पर माइनस हो गया, जी हाँ, क्योंकि डेट से ही आगे कैपिटलाइज करना शुरू करना है ना, नंबरिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। नंबरिंग, इसकी पेमेंट की नंबरिंग जब होगी ना, असल में पूरे सवाल में मज़ा आएगा, पूरे सवाल के अंदर कहते हैं तो करवा देता हूँ, एक सवाल ही है, ऊपर एक और सवाल है, बस आधा पौना घंटा लगेगा उस सवाल के अंदर, तैयार है, चलो फिर ये तो पूरा करें। खैर जी, कल फिर उससे अगला सवाल और फिर उससे अगला सवाल, क्लासेस तो चलती ही रहती हैं, आपको पता है। सुने सुने, अच्छा चले सुने बेटा, पता है क्या है, स्पेसिफिक लोन में कुछ नहीं पड़ा हुआ, सारे का सारा कहाँ से यूज़ हो गया, जनरल लोन। स्पेसिफिक लोन का ये होता है कि उसका आना भी नज़र आता है और फिर उसका पे होना नज़र आ रहा है और उसका बैलेंस भी बच रहा है, लेकिन अगर सिर्फ जनरल लोन है ना तो इसका आना नज़र नहीं आ रहा, पहले से पड़ा हुआ था, हमने सिर्फ इसको यहाँ लिखा क्यों है, ताकि मुझे ये अमाउंट मिल जाए और ये डेट मिल जाए, मैं इस अमाउंट के ऊपर
इस डेट से लेके सिजेशन डेट तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। अब ये इकट्ठा सवाल में कल करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, कल ही करेंगे, लेकिन ये अच्छा है अलग से समझ लेना, कल पे बिल्कुल ऐसे शीशा हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आगे देखो। अच्छा हाँ, बैलेंस कितना, स्पेसिफिक लोन नहीं है तो बैलेंस भी नहीं है, इससे धोखा नहीं खाना। सवाल में करेगा ऐसे भी कर सकता है। जनरल लोन वाले सवाल में 5% इन्वेस्टमेंट रेट दे रहा है, शपाक करके उसको मिटा देना है, ठीक है। उसे कहना है ना भाई ना, ये नहीं, ये सिर्फ किस पे लगेगा, ये तो जनरल लोन है, ये तो वेले होते ही नहीं है, ठीक है, सही है। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया जी। तो सेकंड, अच्छा फर्स्ट पेमेंट हो गई, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। जनरल लोन का आना जाना, उसका इंटरेस्ट लिफ्ट ही नहीं कराई, ना करवाएंगे कभी, ठीक है ना। बस हमें तो ये चाहिए जनरल लोन से पेमेंट कितनी हुई। अब इस सवाल में ना सिर्फ है ही जनरल लोन, इसलिए टेंशन कोई नहीं। कल वाले सवाल में स्पेसिफिक लोन भी होगा, जनरल भी होगा। पहले स्पेसिफिक को खाएंगे, वो खत्म होगा, फिर इधर को आएंगे, तो ये दोनों सवाल फिर मिल जाएंगे। कौन से दोनों सवाल, ये जो 5वां किया और ये जो आप 6ठा 7वां कर रहे हैं, इस तरह से ये तीन, समझो ये 3 सवाल मिलकर एक बन जाएंगे वहां जाके इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा तो कहाँ थे हम जी। सेकंड पेमेंट यकम जून 2016 पर, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। कोई स्पेसिफिक लोन नहीं पड़ा, क्या करें, जनरल से पे कर दो, अवेलेबल है कितना 100। कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर ये बनाने की, ये नहीं ज़रूरत। लेकिन जब स्पेसिफिक भी हो, इक्विटी भी हो, ये भी हो, तो ये भी आता है, जनरल लोन भी आता है। तो मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी। कल अब जब सवाल करेंगे तो कल स्पेसिफिक लोन भी होगा, जनरल लोन भी होगा, बैलेंस भी आएगा। फिर एक आध दिन बाद सवाल करेंगे, इक्विटी भी आ जाएगा इसी के अंदर, रहना यही है रिसीट पेमेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कोई बैलेंस वाला चक्कर ही नहीं होता इसमें से। बैलेंस सिर्फ तब जागेगा जब स्पेसिफिक लोन आएगा, यूज़ नहीं होगा तो कुछ बचा पड़ा होगा, तो लोन ही नहीं हमारे पास स्पेसिफिक, ठीक है जी। नेक्स्ट यकम थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। कोई स्पेसिफिक लोन नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, कोई बैलेंस नहीं है, कितना। तो जब आप सवाल कर रहे होंगे ना, तो स्पेसिफिक लोन के लिए यही रूल चलेगा। सवाल इकट्ठा हो गया, अब मैं इससे आगे बढ़ाता हूं ना, कैसे। स्पेसिफिक लोन आया, इतना यूज़ हुआ, इन्वेस्ट कर दिया, फिर ये यूज़ हुआ, इन्वेस्ट कर दिया, फिर ये यूज़ हुआ, इन्वेस्ट कर दिया, फिर ये यूज़ हुआ, कुछ नहीं बचा, प्रोजेक्ट फिर भी चले जा रहा है। और उसके बाद और पेमेंट हुई, अब यहाँ पे उसका कॉलम अगला पड़ा होगा कल, तो उसमें से सिर्फ पेमेंट होगी, ना इधर कुछ आना है ना इधर कुछ आना है। लेकिन वो यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो अमाउंट भी चाहिए और जिस दिन पेमेंट हुई वो दिन भी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सवाल इस तरह से कर दिया है। हालांकि इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी रिसीट पेमेंट की, सामने रिसीट पेमेंट भी नज़र आ रही है, डेट भी नज़र आ रही है, रेट भी निकाल लिया, करो काम, आगे चलो। लेकिन तरतीब बना ली ताकि कल आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई, हमें चाहिए होती है जनरल लोन के लिए, हमें चाहिए होती है डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट ऑफ पेमेंट और इंटरेस्ट रेट। डेट ऑफ पेमेंट जिससे स्टार्ट करना है, अमाउंट कितना यूज किया इसमें, और रेट किस पे कैपिटलाइज करना है। तो डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, ये तो 2 मिल गए, और रेट ये भी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक पूल था जिसमें 3-4 लोन्स पड़े थे, वहां से निकाला, तो एक एवरेज रेट यूज करना पड़ा हमें इसकी कैपिटलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जी 300, इधर देखो, 300 इंटू 22.6% इंटू, अब किस दिन पेमेंट की है आउट ऑफ जनरल लोन पूल, 1 अप्रैल को, और किस दिन काम खत्म हो रहा है, कितने भे, कितने मेनू दिखाओ, हाँ ये 30 नवंबर। तो इस रूल के मुताबिक ये पेमेंट हुई है 1 अप्रैल को, ये अभी वाली पेमेंट हुई 1 अप्रैल को, और सिजेशन किस दिन हो रही है, 30 सितंबर को। तो कितने महीने बने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अच्छा नवंबर है, सॉरी, अक्टूबर और नवंबर, कितने मंथ्स, 8 मंथ्स। तो हमने यहाँ पे आकर कहा ये 8/12 कर दो। समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत। इंशाल्लाह कल ये सारी बात इकट्ठी होगी ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी थोड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा है ना, तो वो अच्छा है, हो रहा है,
क्योंकि यही डिस्कम्फर्ट, ये क्या, क्यों, कैसे, क्या, ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, वो इसलिए ना कल तकलीफ जब एकदम ख़त्म, अच्छा हाँ इसलिए ऐसे किया था कल, हालांकि ज़रूरत तो नहीं थी, कल पता लग जाएगा इंशाल्लाह जी। तो नहीं 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 नहीं, पागल नहीं है हम, अलग अलग टोटल लिखें, आप लिखें, हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो पागल नहीं है जी। उसके बाद ये देखें, सेकंड पेमेंट 1 जुलाई को की है। अरे यहाँ पे तीर नहीं लगाना पिछले की तरह, यहाँ पे क्या हो रहा था, अवेलेबल बैलेंस इस दिन हुआ, इस दिन तक रहा, फिर चेंज हुआ इस दिन, तो इस दिन तक इन्वेस्टमेंट इनकम निकली, फिर चेंज करके फिर चेंज, तो अगली डेट को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जब जनरल लोन वाली पेमेंट शुरू होनी है ना, तो उसमें सिर्फ पेमेंट की डेट देखनी है और फिर सिजेशन को जाके देखना है कि कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 100 की पेमेंट हुई, और 100 की पेमेंट हुई है किस दिन, यकम, यहाँ इसका फ़ायदा ये है, यहाँ से डेट भी मिल गई, अमाउंट भी मिल गई, ठीक है। यकम जून डेट ऑफ पेमेंट, और सिजेशन 30 नवंबर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 22.6%। बता देना रिक्वायरमेंट है या वर्किंग में जैसे आपने रेट जहाँ निकाला हुआ है, ठीक है, इंटू 6/12। उसके बाद फिर पेमेंट की अमाउंट यहाँ से मिल गई, फिर डेट भी मिल गई, कितनी आसानी हो गई ना। अब ये तो अकेला सवाल था ना, इसमें तो ये चीज़ें गिवन थी। मसला कहाँ से आता है, प्रोजेक्ट चल रहा है, आखिरी किस्त मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी थी हमने 100 रुपये की, स्पेसिफिक लोन में 50 बचा पड़ा है, तो वहाँ से 50 निकलेगा और 50 निकलेगा जनरल लोन से। तो उस तरह से कल सवाल में देखेंगे, पूरी तरतीब सामने आएगी इंशाल्लाह। बस अलग अलग समझाया, इसलिए अलग अलग समझ के रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रट्टा नहीं ना लगाना, रट्टा लगाना है कोई, हमने रट्टा लगाना होता तो मैं ये वाला सवाल 2 सवाल अलग अलग क्यों करवाता, मैं वही सवाल करवाता जो कल करवाना है, यही काम जो करना था। मैं कहता बस यार ये है, बस कर लो याद, ठीक है, बस हो गया काम ख़त्म। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ को समझ लिया है, अब इनको सवालों में लेकर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो पैसे में रट्टा खुद ही लग जाता है वैसे जी। तो 30 की पेमेंट की, 1 नवंबर को की, और सिजेशन 30 नवंबर, 1 महीना इंटू 6/12 जी, कट्ठा 1/12, अच्छा सॉरी 57.07 हो गया, राउंड करके बच्चे कह रहे हैं, नहीं तो 6 ही कर देता हूँ अगर सही नहीं किया, 6 5 में 7 ही होता है ना फिर। अच्छा जी, अब टोटल क्या हो गया देखें जी आप लोगों की। अब वर्किंग मैंने ना 3 सवाल तोड़ के पूरी की है। अब ये ना ज़रा दोनों, इसलिए वो वाला मिटाया नहीं था, ये देखें इन सवालों को कल इकट्ठा करेंगे। कुछ भी नहीं था, स्पेसिफिक लोन इन्वेस्टमेंट इनकम के कॉन्सेप्ट के साथ ये आया। जनरल लोन में इस तरह से आता, अगर जनरल लोन भी होता और यूज़ होता तो ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे, यानी कि ये सारा काम हुआ पड़ा था, ये भी सीख लिया हमने। रिसीट पेमेंट से ही सब कुछ निकलना है, ये सिर्फ रिसीट पेमेंट के बगैर डायरेक्ट हो जाना है। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए रिसीट पेमेंट की तरफ आएंगे, और साथ ही जनरल लोन भी यहीं से निकल आएगा, आगे चलते जाएंगे तो जनरल लोन की अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट यहाँ से मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अगली डेट को देखेंगे, लेकिन जनरल लोन की पेमेंट के लिए रूल अलग है, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 वी कंस्ट्रक्टेड अदर न्यू बिल्डिंग। इन 2017, यार ट्राई करना नहीं चाहिए। हाँ तो आपको होमवर्क में क्या दिया हुआ है, ये भी कर लेना फिर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।